हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस रिक्रूटमेंट में रिटन एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस था वो लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ ही कैंडिडेट का बचा है, वो भी मार्च की शुरुआत में ही समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन समाप्त होगा दोस्तों, रिजल्ट का दौर शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि मार्च एंड तक रिजल्ट डिक्लेयर होने भी शुरू हो जाए। और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद केवीएस इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता। वो मुश्किल से 2 से 3 वीक का टाइम देगा, यानी 15 से 20 दिन का लगभग टाइम होगा, जब जितने में कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो इंटरव्यू के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ी भी होप लग रही है कि आप रिटन क्वालीफाई करेंगे, तो इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार रिटन का वेटेज 70 ही परसेंट है और इंटरव्यू का वेटेज 30% है। तो रिटन में अच्छे मार्क्स वाले भी इंटरव्यू के बाद बाहर हो सकते हैं, और रिटन में खराब मार्क्स वाले भी जो कट ऑफ को पार कर गए, अगर वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो इन हो सकते हैं फाइनली। तो इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम केवीएस या केवीएस में ही नहीं, किसी भी इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% ये चांस होता है कि हर 10 में से 9 कैंडिडेट से ये पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में कुछ बताएं। तो जब ये इतना ऑब्वियस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की तैयारी जरूर अच्छे से करनी है। और मैं आपको बताऊं कि जो शुरुआत का वो होता है, नर्वसनेस होता है, अगर आप इंट्रोडक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो वो नर्वसनेस को भी दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ में इंट्रोडक्शन अगर आपका प्रभावी हो जाता है, तो आगे जो भी बातचीत होगी आपकी इंटरव्यू पैनल से, वो भी अच्छे डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इंटरव्यू में जब इंट्रोडक्शन आप देते हो, तो इंट्रोडक्शन से ही कहीं न कहीं आगे के क्वेश्चंस भी निर्धारित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर आप इंट्रोडक्शन अपना सही से तैयार किए हैं, तो आप देखेंगे कि आप जो-जो चाह रहे थे, लगभग उसी डायरेक्शन में इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछते जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 बातों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या-क्या बताना होता है और क्या-क्या छोड़ देना होता है। दूसरा, फिर हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन को हम कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके लिए क्या करें, अच्छे से प्रिपरेशन के लिए हम क्या करें, किस प्रकार की प्रैक्टिसेस करें, ताकि इंट्रोडक्शन देते वक्त हमें कोई दिक्कत फील ना हो और हमारा 1 डेढ़ मिनट जो है आराम से अच्छे से कॉन्फिडेंटली गुजर जाए वहाँ पे। हम ये भी देखेंगे कि अगर कैंडिडेट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कैसे वो अपने इंटरव्यू को हिंदी की तरफ लाने के लिए प्रयास करे, जिससे हो सकता है कि इंटरव्यूअर को ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस वो आपसे हिंदी में ही पूछना शुरू करें। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या-क्या बताना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो जब भी आप इंट्रोडक्शन देंगे, वो इंट्रोडक्शन बोलने के लिए कहेंगे, आप इंट्रोडक्शन देना शुरू करिएगा। ग्रीटिंग्स वगैरह हो चुके हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। आप इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे, तो उसमें क्या-क्या चीजें बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, और केवल अपना नाम बताएंगे। अपनी फैमिली का नाम, अपने मदर फादर और भाई बहनों का नाम बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बताने से बोरिंग लगने लगता है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताएंगे। नाम बताने के बाद आपको एड्रेस बताना है, और एड्रेस में आप क्या बताएंगे, केवल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बताना है। जैसे आप बोलेंगे कि सर, माय नेम इज अजय कुमार सिंह, आई एम फ्रॉम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसा बोलना है। ऐसा नहीं कि आप विलेज, पोस्ट, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 चीजें आप जब भी बताएंगे, तो नाम, अपना नाम, और एड्रेस में केवल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने मम्मी का, पापा का, भाई बहनों का, कि हमारी फैमिली में इतने भाई है, इतने बहन है, वो सब भी बताने लगते हैं, और ये बोरिंग हो जाता है। इंटरव्यूअर बीच में इंटरप्ट तो नहीं करते, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये टाइम निकाल रहे हैं। तो ये सब नहीं बताना है आपको, केवल नाम, अपना नाम और एड्रेस बता देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने एजुकेशन को बताना है, जिसमें आप 10th और 12th से शुरू कर सकते हैं। और 10th 12th के बारे में जब आप बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, 10th 12th के बारे में जब आप बताएंगे, तो आपको केवल ये बता देना है कि हम अपने किस बोर्ड से पास हो गए। और अच्छी बात होगी, अगर आप केवीएस से पास हैं, तो आप जरूर यहाँ मेंशन करिएगा कि मैं सर, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई हैव पास्ड माई 10th एंड 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन से नहीं है, तो आप केवल अपने बोर्ड का नाम बताइए। ईयर बताने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मूव कर जाइए अपने 10th 12th के बाद ग्रेजुएशन पे। और ग्रेजुएशन का डिटेल जब आप बताएंगे, तो इसमें आप अपना सब्जेक्ट, बोर्ड, पासिंग ईयर, ये जरूर बताइए। सब्जेक्ट मींस, जैसे अगर आप बीटेक है, तो आप स्ट्रीम बताना है, आपको ब्रांच बतानी है कि आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऐसे करके। फिर साथ ही साथ में बोर्ड, किस बोर्ड से, अगर आप किसी पॉपुलर इंस्टीट्यूट से है, जैसे एनआईटी से है, आईआईटी से है, तो उनकी बात बताइए। अदरवाइज अपने बोर्ड, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। और पासिंग ईयर भी आपको बताना है कि कब आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है। और वैसे ही अगर आपने बीए बीएससी किया है, तो उसके बारे में बताइए। फिर और हायर एजुकेशन के बारे में बताइए। अगर एमटेक है, तो एमटेक के बारे में बताइए। कुछ लोग बीएड होंगे, बीटीसी होंगे, उसके बारे में अब यहाँ पे आपको बता देना है। और जब भी इसको बताइए, तो इसमें पासिंग ईयर बताते जाना है, और साथ ही साथ में बोर्ड के नाम को बताना है। तो अभी तक दोस्तों, हमने अपना नाम, अपना एड्रेस और एजुकेशनल बैकग्राउंड को बता दिया। एजुकेशन को बताने के बाद आपको बताना होता है अपना वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई है तो। अगर वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप वर्क एक्सपीरियंस बताना शुरू करते हैं कि सर, मैंने एजुकेशन समाप्त करने के बाद इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। अच्छा, इसमें ऑर्डर क्या रखेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन, जो पहली ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया, वहां से शुरू करेंगे, और जो अभी करेंटली वर्क कर रहे हैं, वहां तक ले जाना होता है। और ये बता, लास्ट में ये बोलना पड़ता है कि और एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर कह लीजिए, चाहे वर्किंग विद आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज एप्लीकेशन डेवलपर, ये आपको डिसाइड कर लेना है।
और दोस्तों अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस वाले में कई कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि वो तो फ्रेशर है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर फ्रेशर है और आपका गैप अप टू 2 ईयर्स है, मतलब एजुकेशन आपका 2 साल पहले समाप्त हुआ है और उसके बाद अभी आप फ्रेशर ही हैं, कुछ भी काम नहीं किए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर इस एजुकेशन समाप्त करने के बाद हम पिछले 2 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये कहना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका गैप 2 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो केवल तैयारी कर रहे हैं कहने से बात नहीं बनेगी। इन दैट केस आपको ये कहना है कि आप तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ में कुछ कर रहे हो। अगर आप सच में कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आप अपने लिए खोजो कि आप कोचिंग कर रहे हो, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, किसी प्राइवेट विद्यालय के साथ लगे हुए हो। ऐसा झूठ ही बोलिए, लेकिन आप एक बात दीजिए ताकि इंटरव्यूअर के पास ये क्रॉस क्वेश्चनिंग ना आए या आपकी क्षमता पे उसको शक ना हो कि आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए, तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन डाल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपने इंट्रोडक्शन को बता के आपको शांत हो जाना है। अच्छा, इसमें आप देखिए, ध्यान रखिए, कई लोग हॉबीज बताते हैं, स्ट्रेंथ बताते हैं, वीकनेस बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि अपनी तरफ से ये इंट्रोडक्शन में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस अपनी प्रिपेयर करके जाना है। अगर बाय द वे वो क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं, तब आपको हॉबीज भी बताना है, स्ट्रेंथ भी बताना है, वीकनेस भी बताना है। लेकिन अगर वो नहीं पूछते हैं, तो फिर आप तभी ये चीजें बताइए जब आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में अगला क्वेश्चन आपके हॉबी से रिलेटेड आए। लेकिन अगर नॉर्मल हॉबीज हैं, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, आप इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हॉबी से आए, तब आप हॉबी इंक्लूड करिए। लेकिन अगर आप हॉबी आपका ऐसा बहुत अच्छा नहीं है, तो आप उसको रहने दीजिए। अगर वो पूछते हैं कि क्या कोई हॉबीज या स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं है आपकी, तब आपको बताना है जरूर। इसके लिए प्रिपेयर करके जरूर जाना है। अब दोस्तों, जो दूसरी बात है कि कैसे प्रेजेंट करने की तैयारी करें, तो सबसे पहले आप अपने बारे में अच्छे से जानिए और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन आप समझिए। चूंकि 100% या 90% या मोर देन 90% चांसेस हैं आपसे कि इंटरव्यू पैनल आपसे इंट्रोडक्शन जरूर पूछेगा। तो आप इसकी प्रिपरेशन तो इंग्लिश में ही करें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एजुकेशन चलता है केवीएस में, और वहाँ पे इंग्लिश मीडियम विद्यालय ही माने जाते हैं, सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है। तो आप इसको इतना इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में ही आप प्रिपेयर करिए, और प्रिपेयर करने के बाद इसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। मैं 1-2 चीजें मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बोलते वक्त आपका चेहरा कैसा दिख रहा है, इसके लिए आईने के सामने खड़े होकर आप बोलिए, नजरों में नजरें डाल के अपनी ही आंखों से आंखें मिलाइए, और फिर वहां पे बोलिए और देखिए आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते जा रहा है, उसको सुधारने की कोशिश करिए। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 5-6 दिन आप देखेंगे, करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप अपने आप में काफी ज्यादा सुधार कर पाएंगे। दूसरी जो सुधार करने की जरूरत होती है, जो भी आपने सेंटेंस बना के लिख रखा है, उसको बोलते वक्त आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हो। होता क्या है, अनवांटेड पॉजेज हो जाते हैं। जैसे बिना प्रिपरेशन के अगर आप बोलिए, तो आप बीच बीच में रुकोगे, हकलाने जैसा हो जाएगा, पॉज ले लोगे। तो उससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप एक रिजर्व्ड कमरे में जाइए और ऊंची ऊंची आवाज में, जैसे आपको मान लीजिए कि इंटरव्यू पैनल के सामने ही आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस करिए खुद को, और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसको सुनिए। सुनेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे कि ओ माय गॉड, ये जब सुनने में कितना इरिटेटिंग लग रहा है या ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो आप वहां पे फिर सुधार कर सकते हैं। और इस प्रकार से 2-4 दिन अगर आप करेंगे, तो आप एक परफेक्ट तरीके से सुधार के आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छा बनेगा, और फिर जो टोन बनेगा, जो आप आवाज निकलेगी आपके माउथ से, वो भी बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों, 2 बातें मैंने बताई कि एक तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें बतानी है, और दूसरा ये कि उसके जो भी आप बताने के लिए एक खाका तैयार किए हो, इंग्लिश में लिखे हो, उसको बोलने के लिए, बोलते वक्त आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है और आपका साउंड कैसा है, इसके लिए मोबाइल से आप साउंड रिकॉर्ड करके सुनिए, और आईने में अपने चेहरे को देख देख के, आंखों से आंखें आई कांटेक्ट करके बात करने की प्रैक्टिस करिए। अब दोस्तों, बात होती है कि अगर आप इंग्लिश में, ये चलिए हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो हम तैयार करके बता सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगला क्वेश्चन आ जाएगा और ऑन द स्पॉट इंग्लिश बोलनी हो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। इन दैट केस आप इंट्रोडक्शन जो अपना दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार से प्लान करिए कि सब कुछ हिंदी में बोलिए, लेकिन आखिरी की एक लाइन आप उसमें हिंदी बोलिए। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, कि आपने सब कुछ बता दिया कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, और आप कह सकते हैं कि और वर्तमान में सर, ये हिंदी में आप बोलिए कि और वर्तमान में सर, या एट प्रेजेंट सर, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में डीजीटीडब्ल्यूई की पोस्ट पे कार्यरत हूं। ये कह देने से चांसेस बनते हैं। देखिए, इंटरव्यू में कोई भी श्योर शॉट कुछ नहीं होता है, ये सब गेम है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने हिंट दे दिया कि यहां से आप हिंदी में आओ, तो मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरव्यूअर है, हो सकता है वहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही हिंदी में पूछे। अगर वो हिंदी में पूछते हैं, तो आप तो हिंदी में फिर आराम से जवाब दीजिए। लेकिन अगर वो हिंदी में नहीं पूछते, फिर से इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो कोशिश करिए, ये मत करने लगेगा कि आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं और इंग्लिश ही बोलते जा रहे हैं। इससे आपका इंप्रेशन बहुत ही खराब हो जाएगा। आप कोशिश करिए कि 70% हिंदी, 30% इंग्लिश के साथ आप काम को चलाते रहिए। लेकिन पूरी तरीके से आप हिंदी में स्विच तो नहीं कर पाएंगे, 30% इंग्लिश का यूज करते रहिए। अगर लेकिन 30% इंग्लिश यूज करना भी दिक्कत हो रहा है, तो आप पूरी तरीके से हिंदी में आइए और अपनी बात को सही से वहां रिप्रेजेंट करिए। ऐसा गलती मत करिएगा कि आप इंग्लिश बोलने के चक्कर में अपनी बात को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक बात हो गई। और हिंदी में स्विच, हिंदी में आने के लिए मैंने कहा कि जब इंट्रोडक्शन को एंड करिए आप, तो एंड करते वक्त जरूर आप एक सेंटेंस हिंदी में बोल दीजिए। तो आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली आगे वाला क्वेश्चन ही वो इंटरव्यूअर हिंदी में आपसे करने वाले हैं। ये हो गई मेरी तरफ से कुछ बातें। वीडियो दोस्तों लंबा हो रहा है, लेकिन एक और जरूरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी भी इंट्रोडक्शन देते वक्त ऐसे टर्म्स का यूज मत करिए, ऐसे शब्दों का यूज मत करिए जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप तैयारी नहीं किए हैं। हमेशा ऐसे ही सब्जेक्ट, जैसे सपोज करिए आप मान लीजिए करना चाहते हैं
कि आपकी प्राइमरी टीचर के लिए गए हैं या किसी भी चीज़ के लिए गए हैं और आपका सब्जेक्ट अच्छा है मैथ्स, आप चाहते हो कि इंट्रोडक्शन के बाद मुझसे अगर क्वेश्चन कोई पूछे तो मैथ से पूछे, तो आप ये कह सकते हो कि सर मैं पिछले 2 सालों से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, क्लास 8 तक के बच्चों को, क्लास 10 तक के बच्चों को, 12 तक के बच्चों को, जिसमें मैं मैथ्स की कोचिंग कराता हूँ। ऐसा करके हिंट देने से क्या होता है, उसको पता चल जाता है, जैसे ही जिन-जिन सब्जेक्ट का नाम लेंगे वो उधर से क्वेश्चन आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार के कुछ ट्रिक लगाने हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो दोस्तों शेयर करना मेरे लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप 1 कॉल करोगे लेकिन मेरे लिए 100 कॉल आ जाएँगे। इसलिए मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ कि मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं टाइम होने से उस पे ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगा आपको। तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है दोस्तों @aksingh563। आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ज़रूरत होने से मैं आपको वहीं पे कॉल भी करके बात आपसे कर लूँगा। तो ये टेलीग्राम आईडी पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि और डिटेल में जब भी इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करना होगा, हो सकता है कि हम पर्सनली डिस्कस कर पाएँगे, कि हर चीज़ों के बारे में ऐसे डिस्कस कर पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे मैं इंटरव्यू के लिए आपके सामने वीडियो के माध्यम से जानकारी अपनी प्रस्तुत कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।